हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर मनी। वैसे तो इस चीज के बारे में हम में से किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि पैसा होता क्या है। बच्चे से लेके बूढ़े तक की सबसे पहली पसंद 500 रुपए और 2000 की नोट बराबर है। हर किसी को पैसा चाहिए। हमारी जितनी भी जरूरतें हैं उन जरूरत देखिए, समझिए, पैसा हमारी जरूरत नहीं, लेकिन पैसा हमारी अनगिनत जरूरतों को पूरा कर सकता है। बराबर है। मुझे कार की जरूरत है, पैसों से खरीद सकता हूं। मुझे कपड़ों की जरूरत है, पैसों से खरीद सकता हूं। मुझे फूड की जरूरत है, मैं पैसों से खरीद सकता हूं। तो मनी होता क्या है एग्जैक्टली वो चीज पढ़ेंगे, और मनी किस तरीके से ऑपरेट करता है वो चीज पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि पैसा आया कहां से और पैसा जनरेट कहां से हुआ। हम सबको पता है कि आदि मानव काल से लेके तो अभी तक के हम लोग डेवलप्ड हुए हैं। आपने हिस्ट्री में सारी चीजें पढ़े होंगे, मिडल एज हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। तो ये चीज हम सबको पता है कि एक जमाना था जब इंसान आदि मानव जैसी जिंदगी जीता था। वो हुला ला 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 हुला वैसी कुछ तो भी जंगलों में भटकता था, जंगलों में जीता था, बराबर है। अब जब व्यक्ति जंगलों में जी रहा है, जंगलों में लाइफ बिता रहा है, तो उस समय तो पैसों की नीड नहीं थी उसे। फिर पैसा आया कहां से, ये चीज समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब ह्यूमन बीइंग एंशिएंट पीरियड में सरवाइव करता था, तो उस समय पैसा नहीं हुआ करता था। उस समय इंसान को पैसा क्या रहता था ये समझता नहीं था। उसे सिर्फ तीन चीजें समझती थी, जिसमें से सबसे पहली चीज उसे समझी भूख, फूड, कि मुझे खाने के लिए कुछ तो भी चीज चाहिए। सबसे पहली जो आपने पढ़ा है ना, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बेसिक नीड, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, ठीक है। तो सबसे पहले इंसान को किसकी जरूरत पड़ी? फूड की। उसने फूड ढूंढा। जब उसे फूड मिला, उसे क्लोथ की नीड क्रिएट हुई, और जब उसे क्लोथ मिला तब उसे शेल्टर की रिक्वायरमेंट पड़ी। फिर ये जरूरतें बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती, इतनी बढ़ गई कि आज हम इतने डेवलप्ड हो गए, फिर भी हमारी जरूरतें पूरी नहीं हुई है। हम कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ शोध निकाल रहे हैं, कुछ तो भी सर्चिंग कर रहे हैं, कुछ तो भी ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरतें कभी भी खत्म नहीं होती। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर। वॉन्ट्स अनलिमिटेड रहती है, वो जरूरतें अनलिमिटेड रहती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। अब इसी कारण से पैसा जनरेट हुआ। तो पैसा जनरेट कैसा हुआ, उसकी प्रोसीजर क्या थी, पहले वो समझिए। सबसे पहले जब इंसानों को समझ में आया तो उन लोगों ने बार्टर सिस्टम की शुरुआत की। क्या होती है ये बार्टर सिस्टम? सबसे पहले ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। इट रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे कमोडिटीज आर डायरेक्टली एक्सचेंज विद अनदर कमोडिटी। किसे बोला जाता है बार्टर सिस्टम? व्हेन वन कमोडिटी गेट एक्सचेंज विद अनदर कमोडिटी, उसे कहा जाता है बार्टर सिस्टम। जरा ध्यान से यहाँ जूम करके थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ लिखा है, आई विल गिव यू व्हीट फॉर मिल्क एंड आई विल गिव यू मिल्क फॉर व्हीट। मतलब इस महाशय को, इस ग्रीन शर्ट वाले को मिल्क की जरूरत है, और इस ब्लू शर्ट वाले को व्हीट की जरूरत है। तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में अपने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करेंगे। आप सबने ये चीजें बचपन में की है। याद करो अपना थोड़ा सा छोटा छोटा बचपन, जब आप बहुत छोटे थे और छोटी छोटी चड्डी पहन के घुमा करते थे, बराबर है। जब मैं छोटा बच्चा था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, तो जब आप बचपन में थे तब आप लोगों ने अक्सर अपने क्लास में ये चीज किए होंगे कि आपने अपने किसी फ्रेंड को अपनी कोई पेंसिल देकर उससे कोई इरेजर लिए होंगे एक्सचेंज ऑफर में, कि भैया मुझे तेरी पेंसिल बहुत पसंद है, तू ये पेंसिल मुझे दे दे, ये इरेजर मेरा। इस तरीके के एक्सचेंज जो होते हैं उसे बार्टर सिस्टम बोला जाता है। When one commodity is exchanged with another commodity। यहाँ पैसों की जरूरत है क्या? यहाँ पैसों की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे अगर किसी को कुछ देना है, तो मेरे पास जो सरप्लस क्वांटिटी में अवेलेबल है वो प्रोडक्ट मैं सामने वाले को दे दूंगा, और सामने वाले के पास जो सरप्लस क्वांटिटी में अवेलेबल है वो प्रोडक्ट मैं उससे ले लूंगा। उसे बोला जाता है बार्टर सिस्टम। आई बात ध्यान में? where exchange of goods and services take place without a need of a money। पैसों के बिना उस समय पैसा हुआ नहीं करता था।
इसलिए उस समय जो लोगों के पास चीजें रहती थी ना, वो लोग डायरेक्ट चीजें अदला बदली कर लेते थे। देखिए क्या लिखा है, I can trade 10 hours of plumbing per month if you supply 2 liter milk for per day। क्या बोल रहा है कि भैया मैं तुम्हारे यहाँ आने वाले हर महीने में काम कर दिया करूंगा, 10 घंटे 2 घंटे जो भी है, हम उतना डिप में नहीं जाएंगे। क्या बोल रहा है ये इंसान, भैया मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ, शर्त अब मैं आपके पास काम करूँ, अब मैं जहाँ काम कर रहा हूँ मैं पैसे लूंगा, लेकिन इसकी क्या शर्त है कि भैया तू रोज मुझे 2 लीटर मिल्क दे दिया कर। तो ये क्या बोल रहा है, डील डन, एक्सचेंज हुआ सर्विसेज का, बराबर है, बिना पैसों के। समझ में आया बार्टर सिस्टम क्या होती है। लेकिन बार्टर सिस्टम में कई तरीके के डिसएडवांटेज है। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम इज अ ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पैसों के लिए अदला बदली नहीं हो रही है, पैसों के लिए डील नहीं हो रही है, वन प्रोडक्ट बीइंग एक्सचेंज विद अनदर प्रोडक्ट। Barter trading is simple method of transaction in which no money is used। Barter system में पैसों का इस्तेमाल नहीं होता है। एक इंसान अपने पास का कोई प्रोडक्ट सामने वाले को देता है और सामने वाले से एक प्रोडक्ट वो रिटर्न में लेता है। लेकिन बार्टर सिस्टम क्यों फेल हुआ, ये समझना भी हमारे लिए जरूरत है। There are several difficulties in a barter system। मतलब अगर कोई बोले कि बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टी नहीं है, तो इस सेंटेंस के साथ हम डिसएग्री करेंगे। क्यों? क्योंकि देयर आर सेवरल डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। पहला, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड, इंडिविजुअल्स ऑफ सर्टेन गुड्स, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट। ऐसी कई तरीके की डिफिकल्टीज थी, हम एक एक करके इन सारी डिफिकल्टीज को स्टडी करते हैं। So this is your first difficulty। बार्टर सिस्टम में जहां पे एक कमोडिटी डायरेक्टली दूसरी कमोडिटी के साथ एक्सचेंज की जाती थी, व्हेन कमोडिटी इज डायरेक्टली एक्सचेंज विद अ कमोडिटी विदाउट अ सिक ऑफ मनी। एक चीज को खरीदने और बेचने के बीच में पैसा आता नहीं था। कैसे? आज की तारीख की बात करो तो आप क्या करते हो, आपके पास जो भी कमोडिटी है, कमोडिटी मतलब आपके पास जो भी सामान है, आप उसे पैसे मनी के लिए बेचते हो, आपको पैसा मिलेगा, फिर आप उस पैसों से कमोडिटी खरीदते हो। ये आज की बात हुई, प्रेजेंट की बात हुई कि आपके पास जो चीज अवेलेबल है वो आप पैसों के लिए बेचोगे और फिर उस पैसों से आप कुछ और चीज खरीदोगे, बराबर है, ये आज की बात है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जब इंसान एंशियंट एज में था, जब इंसान आदि मानव के काल में था, जब बहुत पहले की बात है, तो उस समय क्या होता था, हमारी जरूरत की कमोडिटी हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक्सचेंज कर लेते थे। मतलब वो प्रोडक्ट जो मेरे काम का नहीं है बट किसी और के काम का है, वो प्रोडक्ट मैं किसी और को दे दूंगा और उससे वो प्रोडक्ट ले लूंगा जो मेरे काम का है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप सबने कभी ना कभी अपने घर पे एक ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो कपड़ों के बदले बर्तन देके जाता है, बराबर है। बर्तन आप मार्केट में जाओगे तो कैसे मिलेंगे, पैसों में मिलेंगे। लेकिन आपके घर पे ऐसा एक व्यक्ति कभी ना कभी जरूर आया होगा जो बिना पैसों के आपको बर्तन देके जाता है। तो वो आपसे क्या लेके जाता है, कपड़े लेके जाता है। तो एक कमोडिटी है क्लोथ और दूसरा कमोडिटी है दैट आयरन स्टील, और वो जो इसके भी बर्तन उसके पास होंगे वो। तो क्या हो रहा है, मैंने उसको कपड़े दिए जिसकी जरूरत उसे है और उसने मुझे बर्तन दिया जिसकी जरूरत मुझे है। When one commodity is exchanged with another commodity, इसे बोला जाता है बार्टर सिस्टम। आई बात ध्यान में। ऐसे कई लोग होंगे जो कई चीजें आज भी मार्केट में बेचते हैं। 2-3 एग्जांपल आप भी मुझे बता देना कि सर मैंने ऐसी डील की थी करके, बराबर है। तो पहली प्रॉब्लम इसमें क्या आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस मतलब, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास ए नाम का एक प्रोडक्ट है, या कुछ दूसरी भाषा में बताऊं तो मान लीजिए मेरे पास वीट है। क्या है हमारे पास? वीट है। मुझे ये वीट के बदले सामने वाले व्यक्ति से राइस चाहिए। क्या चाहिए? राइस। मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि भैया मेरे पास वीट है, आप एक काम करो, आप मुझे राइस दे दो। जब आप मुझे राइस दोगे तब मैं आपको क्या दे दूंगा? वीट दे दूंगा। ये हो गई बार्टर सिस्टम। लेकिन अगर आपको वीट चाहिए ही नहीं,
तो आप मुझे राइस दोगे क्या? ये होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब आपके और मेरे बीच में डील होने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? आपके पास वही चीज रहनी चाहिए जो मुझे चाहिए, और मेरे पास वही चीज रहनी चाहिए जो आपको चाहिए। अगर हम दोनों में से एक के पास भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम वो प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं। जिसकी यही देखो ना, इसी एग्जांपल में देखो क्या हो रहा है। मेरे पास वीट है, ठीक है, आपके पास राइस है। मैंने आपको क्या बोला कि भैया एक काम करो, मेरे पास से ये वीट ले लो और मुझे ये जो राइस आपके पास अवेलेबल है ये राइस आप मुझे दे दो। लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि सर मेरे पास राइस तो अवेलेबल है लेकिन इस राइस के बदले मुझे कॉटन चाहिए। तो मुझे माफ कीजिए, इस वीट के बदले मैं आपको ये राइस दे नहीं सकता, क्योंकि वीट का करूं क्या, मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो उसके बदले कॉटन चाहिए। अब आया ध्यान में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, lack of double coincidence of want was one of the major limitation of barter system। ये सबसे बड़ी परेशानी बताई गई थी। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए हैज अ क्लोथ, एक ए नाम का व्यक्ति है, उसके पास क्या है, क्लोथ है, लेकिन उसके बदले उसे क्या चाहिए, राइस चाहिए इन एक्सचेंज ऑफ। लो वही एग्जाम्पल आ गया। A has a cloth and he want rice in exchange, and a person B has a rice but does not want cloth in exchange. In such case, A and B would not take place any type of transaction। एक व्यक्ति है जिसके पास क्लोथ है, वो बोलता है कि भैया मैं कपड़े देके चावल लेना चाहता हूं। दूसरा बोले भैया मेरे पास चावल तो है लेकिन मेरे कपड़े काम के नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े अलमारी भर के, तो अब मैं कपड़ों के बदले तुझे राइस नहीं दूंगा, कुछ और लेकर आ। तो ऐसे केस में हमारी डील होने वाली नहीं है। यह है पहली डिफिकल्टी बार्टर सिस्टम। ठीक है, 5 ही डिफिकल्टीज है, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डिफिकल्टी देखिए, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि ये जो राइस है और ये जो वीट है इसकी वैल्यू एक जैसी है क्या? आप देखिए, कॉमन सेंस की बात करूं तो हम एक डिजिट लेते हैं, हम एक इमेजिनेशन लेते हैं। आज की तारीख में हम मान लेते हैं कि ओनियन 20 रुपीज केजी है, प्याज कितने रुपए किलो है, 20 रुपए, और आलू कितने रुपए किलो है, 30 रुपए। पोटैटो का रेट है 30 रुपीज पर केजी एंड ओनियन का रेट है 20 रुपीज पर केजी। लेकिन उस जमाने में क्या होता था, ओनियंस आर डायरेक्टली एक्सचेंज विद पोटैटोज। तो देखो, जिसके पास ओनियन है, थोड़ा ध्यान से समझो, जिसके पास ओनियन है, जिसके पास प्याज है, उसने सामने वाले को क्या दिया, 1 किलो प्याज। जिसके पास आलू है उसने सामने वाले को क्या दिया, 1 किलो आलू। जिसको आलू मिले उसका तो 10 रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि उसने 20 रुपए के प्याज दिया लेकिन लिया कितने के, 30 रुपए के आलू लिया। लेकिन जिसने आलू दिया उसका तो 10 का नुकसान हो गया। यह है कॉमन वैल्यू मेजर, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, कि जो दो प्रोडक्ट एक्सचेंज होते थे वो एक्सचेंज तो हो जाते थे लेकिन उनका कोई मॉनिटरी मेजरमेंट रहता नहीं था। गधा घोड़ा एक बराबर। बोले मेरे पास घोड़ा है, बोले तेरे पास गधा है। बोले भैया तेरे जानवर के भी 4 पैर, मेरे जानवर के भी 4 पैर, एक काम कर वो मुझे दे दे या तुझे ले ले। ऐसी बात हो जाती थी। बट प्रैक्टिकली ऐसा है क्या? गधे की कीमत 1000, 2000, 10,000, 15,000 बहुत हो गई। घोड़े की कीमत 3 लाख, 4 लाख। लेकिन उस समय पैसा नहीं था, इसलिए मेजरिंग वैल्यू नहीं थी। मेजरमेंट ना रहने के कारण क्या होता था, घड़ा गधा घोड़े के साथ बराबरी करके एक्सचेंज हो जाता था। अब आया ध्यान में, तो ये परेशानी हो जाती थी। लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू while exchanging goods and services there was no standard unit of accounting। वहां पे किसी तरीके का कोई स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं था, जिसके कारण क्या हो जाता था, इट वॉज डिफिकल्ट टू कंपेयर 2 liters ऑफ मिल्क विथ 2 kgs ऑफ राइस। 2 किलो के चावल की कीमत अलग है लेकिन 2 लीटर दूध की कीमत अलग है। बट उस समय ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास कंपेयर करने के लिए किस में कंपेयर करूं, पैसा ही नहीं था। आज पैसा है, आज तुम बोल सकते हो 2 रुपए, 4 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, लेकिन उस समय था क्या, तो पॉसिबल ही नहीं था। तीसरा पॉइंट आता है डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। आज तो देखो
हमारे देश के नेता वगैरह करोड़ों अरबों पैसा क्या करते हैं, अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं, छुपा के रख लेते हैं, स्टोरेज बना लेते हैं, बराबर है। लेकिन उस समय पैसा था नहीं तो स्टोरेज कहां से करोगे, बराबर है। लेकिन उस समय पैसा था ही नहीं तो स्टोरेज कैसे पॉसिबल होंगी। उस समय के जो राजा महाराजा होंगे ना, उनका बड़ा नुकसान हो गया होगा, क्योंकि आज के हमारे नेता लोग तो करोड़ों लोग रुपया घर में स्टोर करके रख लेते हैं। लेकिन उस समय पैसा था नहीं तो स्टोरेज की बड़ी प्रॉब्लम थी, डिफिकल्टीज हुआ करती थी। देखिए क्या बोला है, इट इज नेसेसरी टू स्टोर गुड्स फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। फ्यूचर कंजम्पशन के लिए सामान स्टोर करके रखते हैं, जिसके आप लोग अपने घर में गेहूं दाल चावल स्टोर करके रखते हैं ना, वैसे। बट समटाइम ड्यू टू पेरिशेबिलिटी नेचर ऑफ अ सर्टेन गुड, पेरिशेबिलिटी मतलब नाशवंत, दूध लंबे समय तक नहीं चल सकता, पेरिशेबल है मतलब जल्दी खराब हो जाता है। उसके अंदर पालक 2 या 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन चलता है, तीसरे दिन पूरा खराब हो जाता है, तो पेरिशेबल गुड्स है। इसमें क्या हो जाती थी, स्टोरेज की डिफिकल्टीज हो जाती थी, जो वहां पे पॉसिबल नहीं थी। जिसकी समझिए, एक इंसान है जिसके पास पालक की खेती है, तो वो जाहिर सी बात है सामने वाले को पालक देता होगा और पालक के बदले दूसरी चीज खरीदता होगा। लेकिन उसके पास जो वेल्थ है, उसके लिए पैसा का काम ये पालक कर रहा है, लेकिन ये पेरिशेबल गुड्स है, तो ये 2 या 3 दिन में ही खराब हो जाता होगा, तो वो ज्यादा समय तक तो उसको चला नहीं सकता था, बराबर है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता था, दिक्कत हो जाती थी। पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक मिल्क, एग्स, फिश, वेजिटेबल वेर डिफिकल्ट टू स्टोर, आप चाहकर भी इसे स्टोर करके नहीं रख सकते थे। डिफिकल्टीज वेर ऑल्सो एक्सप्रेस ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर, और जिन चीजों को स्टोर कर सकते थे, जैसे कि सर गेहूं दाल चावल, इनको स्टोर कर सकते थे, तो इनके पास जगह की कमी, कि इसको स्टोर कैसे करके रखे। पैसा तो नेता लोग देखे हो ना, कहीं 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 अलग अलग जगह पे छुपा छुपा के रख देते हैं ब्लैक मनी के तौर पे। लेकिन इन चीजों को आप छुपा के कहाँ रखोगे, इन चीजों को स्टोरेज का भी उतना ही प्रॉब्लम जाता था, इसलिए बोला गया है डिफिकल्टी टू स्टोरेज। पहले तो पेरिशेबल गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते थे, और दूसरा जो ड्यूरेबल गुड्स थे, मतलब जो लंबे समय तक चल सकते थे, उनको स्टोर करने के लिए जगह का प्रॉब्लम। ये एक तीसरी परेशानी थी हमारे पास, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि नेक्स्ट परेशानी कौन सी थी। Individuals of certain goods in barter system, it was inconvenient to divide animal, house etc into small part, and so it was difficult to fix prior rates। देखिए 100 रुपए की नोट है, आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है 10 रुपए का, आप भाई सी बात है 100 रुपए का खुला कर लोगे, 100 रुपए के छुट्टे करवा लोगे, और 100 रुपए के छुट्टे करवाने के बाद क्या करोगे, मार्केट में जाके 10 रुपए का प्रोडक्ट खरीद लोगे। लेकिन उस समय पैसा नहीं था, तो सामने वाले को वो डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं थी। डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं थी मतलब वही वाला एग्जांपल, गधा घोड़े वाला एग्जांपल लेते हैं। एक घोड़े की कीमत 4 लाख रुपए, एक गधे की कीमत 4 हजार रुपए, लेकिन आपको अगर उस घोड़े के बदले उस गधा चाहिए, तो क्या आप उस 4 लाख के घोड़े के 100 टुकड़े करोगे और बोलोगे 4 हजार वाला हिस्सा ले? क्या कोई मतलब है, कोई सेंस है इस बात का? बेवकूफी जैसी बात है ये तो वही वो बोल रहा है कि गुड्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते थे। ऐसे केस में कई बार आपका क्या हो जाता था, नुकसान हो जाता था। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल ए हैज अ सैक ऑफ व्हीट, सैक ऑफ व्हीट मतलब उसके पास एक व्हीट की बैग है, एक बोरा है, एंड ही वांट्स टू अ गोट इन एक्सचेंज। Individual B has a goat and he wants only half of the sack of wheat. In this situation, exchange between the two commodities is impossible due to individual nature of good for it being a living stock। क्या बोला है, एक इंसान क्या बोल रहा है कि भैया एक बैग के बदले मुझे तेरी बकरी दे दे। सामने वाला बोलता है भैया एक बैग होना ही नहीं, आधी बैग होना। तो आधी बकरी थोड़ी दे सकते हैं उसको, वो तो लाइफ स्टॉक है, उसको थोड़ी डेंजर में डाल सकते हैं। तो इस तरीके की परेशानी वहां पे हो जाती है। और लास्ट पॉइंट देखिए हमारा, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल नहीं थी। डिफर्ड पेमेंट मीन्स पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर। देखिए यही मतलब लिखा है कि डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है, पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर। Repayment of loan was difficult due to exchange of commodity. Example, it was difficult to repay the perishable goods in a same condition in the future. आज मेरे पास पालक है, मैं बोला 5 दिन बाद आपको वापस देता हूं, तो क्या 5 दिन बाद उस पालक की वैसी ही हालत रहेगी जैसी आज है? आज आपने मेरे पास एक मिल्क का 4 लीटर का कंटेनर देख के गए,
बोले 5 दिन बाद आपको ये दूध मैं दे दूंगा, तो क्या 5 दिन बाद उस दूध की कंडीशन वैसी ही रहेंगी क्या? पॉसिबल नहीं है, इसलिए फ्यूचर पेमेंट भी पॉसिबल नहीं। आई बात ध्यान में? इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर दीजिए, आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।